रक्षा मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 101 ऐसी चीज़ें हैं फौज के साजो सामान से जुड़ी हुई जिनके इंपोर्ट्स पर कुछ सालों में फेज़ वाइज पाबंदी लगाने का ऐलान किया कि उनको बाहर से नहीं मंगाया जा सकेगा। इनमें व्हील टैंक, हल्की मशीन गन, असॉल्ट राइफल और जो सबमरीन्स हैं, 11 तरह की इंस्ट्रूमेंट्स की खरीद सिर्फ डोमेस्टिक घरेलू स्तर पर करनी होगी जो यहाँ पर बनी हुई होगी। दिसंबर ये 2021 से लागू होगा। दिसंबर 2022 से 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, दिसंबर 2023 से 8 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और दिसंबर 2024 से और भी 8 तरह के साजो सामान की खरीद या डोमेस्टिक जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे करनी होगी। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच फौज ने हथियारों की इन 101 कैटेगरीज में से 3.5 लाख करोड़ रुपए के जो साजो सामान था वो खरीदा है। तो इससे बहुत से सवाल उठते हैं क्योंकि इसमें विरोधाभास बहुत है, कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। मेरे साथ है विंग कमांडर अनुमा आचार्य। बहुत शुक्रिया मैम अपना वक्त हमें देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हमारे पास इतनी स्वदेशी क्षमता है, इतनी हमारे पास अपनी काबिलियत है कि हम ये सब सामान खुद बना पाएँ? और दूसरी बात, अगर कंपोनेंट्स इंपोर्ट करके असेंबल किया जाएगा तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? दो बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, आप क्या कहेंगी? पहली चीज तो जो डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी आई है जिसके बारे में कल राजनाथ सिंह जी ने बात की थी, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। इसमें ये है कि हम भारत जो है विश्व के 5 सबसे अग्रणी देशों में जाके खड़ा हो जाएगा। डिजाइन से लेके डेवलपमेंट तक हमारी एक्सपर्टीज हो जाएगी। सेल्फ रिलायंस के साथ साथ हम अपने जो फ्रेंडली नेशंस हैं दूसरे, उनको भी हम कुछ ना कुछ सप्लाई कर सकेंगे इन्हीं में से। तो हमारे पास HAL बहुत पहले से है, हमारे पास DRDO है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हैं जो अलग तरह के सामान का प्रोडक्शन करते हैं। इन सब के होने के बावजूद भी हमको कई बार नॉर्मल चीजों के लिए, जैसे एक होती है एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग, उसके लिए हमको सिंगापुर या श्रीलंका पर डिपेंड होना पड़ता है। अभी हमने इसमें बात की है कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हम खुद बनाएंगे, लेकिन ये ECC क्लोथिंग हम नहीं बनाने वाले हैं, ये लिस्ट में नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, पर इसका यथार्थ से थोड़ा ताल्लुक कम है। इसमें जार्गन्स बहुत है, एफिशिएंसी से, एक्सपर्टीज से लेकर रिवॉर्ड्स तक हर चीज कवर की गई है, लेकिन वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी उसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। भारत मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए कोल्ड वॉर के दौरान सबसे ज़्यादा सोवियत रशिया पर निर्भर था, लेकिन अब अमेरिकी साजो सामान भी अपनी खरीद में ले रहा है। और ये अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे फरवरी में, तब भारत ने $3 बिलियन से ज़्यादा रक्षा के सौदों पर दस्तखत किए थे, जिनमें हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। इजराइल वेपन्स इंडस्ट्री के साथ गैस से चलने वाली लाइट मशीन गन की खरीद के लिए 800 करोड़ रुपए की डील करी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड के साथ भी डील हुई है। और जैसा हमारी मेहमान बता रही हैं कि मतलब श्रीलंका, सिंगापुर, इनसे भी हमने सामान इंपोर्ट किया है। आर्मेनिया के साथ 1 मार्च 2020 को $40 मिलियन की डील हुई है। और मई में सरकार ने ऐलान किया था कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 74% तक इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, ठीक है ना। और ऐसे में जो हमारी एक्सपर्ट बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, वैसे ही है कि हम 5 साल में 100 स्मार्ट सिटीज़ बना देंगे या बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी देश में। बहरहाल मेरा अगला सवाल आपसे यह संक्षेप में जवाब चाहूँगा कि जो फ़ौज का साजो सामान है, इस पर इम्पोर्ट पर जो पाबंदी लगनी है, इससे जो हमारी डील्स हुई हैं इन पर क्या असर पड़ेगा? जो डील पहले से हो गई हैं उनकी तस्वीर क्या रहेगी? मुझे लगता है हम ऐसी एक इन्वेंट्री जनरेट कर लेंगे जिसमें हम बीच के रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारी जो जिस तरह की एफिशिएंसी अब तक रही है HAL की या DRDO की या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स की, हम उसमें पूरा सामान एक तो यूटिलाइज करने के योग्य भी नहीं होता, कई बार वो अपने टेस्टिंग में रुक जाता है। तो ऐसे में अगर हम इंपोर्ट पर भी बैन लगा देंगे तो हो सकता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को थोड़ा फायदा हो, लेकिन जिस MSME को हम और अपने PSUs को जो थोड़ा फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वहां पर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। नीति आयोग के चेयरमैन रहे, वाइस चेयरमैन रहे अरविंद पनगड़िया ने CII के कार्यक्रम में कहा था कि डिमांड साइड और एक और फाइनेंशियल
जो इनकरेजमेंट है, फिर जो इंसेंटिव है, उससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो प्रोत्साहन पैकेज जो है, इंसेंटिव पैकेज, मांग बढ़ाने के मकसद से होना चाहिए ताकि जो आर्थिक गतिविधियाँ उनको और बल मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग को लागू कर WTO के उन नियमों का उल्लंघन होगा, ये जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर भारत ने दस्तखत किए हैं। पनगड़िया ने कहा कि अर्थव्यवस्था अभी भी खुलने की प्रक्रिया में, और अगर हम देखें तो इन्वेंट्रीज एक बार फिर भरने लगी हैं। इससे दिखता है कि मांग में कमी की समस्या है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप हर उस चीज़ का उत्पादन करें, प्रोडक्शन करें जिसे आप खुद कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल जैसे हमारी एक्सपर्ट भी बता रही है, उन्होंने कहा कि इंपोर्ट की जाने वाली जो चीज़ें हैं उनको घरेलू स्तर पर तैयार करना और घरेलू स्तर पर तैयार की गई चीज़ों से बदलना अच्छा आइडिया नहीं है, अच्छा विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की चिंता है कि जिन नीतियों को 3 साल पहले लागू किया गया था उन्हें बदला जाए और ट्रेंड में कोई बदलाव ना हो। बहरहाल मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है मैडम कि नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया इंपोर्ट पर जो बैन है उसका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध या आपत्ति को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो हम हमेशा मेक एंड बाय डिसीजन लेते हैं, अगर हमें किसी चीज को बनाने में हमें फायदा हो रहा है तभी हमें उसे बनाना चाहिए। अगर हमको दूसरे देश से वो सस्ती मिल रही है तो हमें उसे ले लेना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। जहां हमें कॉस्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, वहां पर इंपोर्ट पे टोटली बैन वो भी ठीक नहीं है। और जो चीजें हम खरीद सकते हैं, क्योंकि एक तो रिडंडेंसी भी होती है कि अगर हमने कोई चीज यहाँ बनाई और तब तक टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या हमारा जो एंड प्रोडक्ट है उसमें हमको कोई एनहांसमेंट चाहिए, पर हमें वो चीज दोबारा हम अपनी इंडस्ट्री में उतने जल्दी कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बाहर मौजूद है और जिसमें कॉस्ट भी कम लग रही है उसे हमें ले लेना चाहिए। जी, मतलब ये आप क्या मानती हैं कि वही बात होगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जहां लोग बड़े बड़े हाईवे बना चुके हैं वहां हम पगडंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद DRDO के, बावजूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के, या हम पहिए का दोबारा आविष्कार करने की कोशिश में हैं? मैं बहुत जल्दी से आपको कुछ जार्गन्स बताऊंगी जो इस पॉलिसी में इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, कॉम्पिटेंस मैपिंग, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स, डिफेंस इन्वेस्टर्स सेल। लेकिन जो इसका गवर्नेंस वाला हिस्सा है वो इतना क्रैम्प्ड अप है, इतना हश्ड अप है कि इम्प्लीमेंट कैसा होगा वो पता ही नहीं चलता है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब सरकार इसका खुलासा करेगी तब इस पे कोई और भी जाहिराना कमेंट दिया जा सकता है। अभी ये थियोरेटिकली बहुत अच्छी पॉलिसी है, इम्प्लीमेंटेशन के आसार उतने अच्छे दिखते नहीं।